हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास का जो दोस्तों 2022 का जो आपका प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन पूरा देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका जो है बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है, सामाजिक विज्ञान है, जो है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, इनमें सब में दोस्तों आपके जो है 50 नंबर का जो है पेपर बनता है, जिसका समय दोस्तों कितना होता है, 2 घंटे होता है। इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट जो बचते हैं वो सब आपके कितने दोस्तों 25 नंबर के पूरे होते हैं। तो दोस्तों जिसका समय होता है 1 घंटा होता है। इसी के क्रम में दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी संख्या दोस्तों 15 रहती है, जो यानी कि 2 घंटे के पेपर जो 50 नंबर का पूर्णांक होता है आपका, उन सब में जो है 15 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 15 ही दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका देखेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका बाल विकास प्रथम सेमेस्टर का 2022 का। इसके बाद दोस्तों हम और जो है बाकी की जो है 2021 और 20 सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड कर देंगे हल करके। तो दोस्तों वैसे भी हम आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की दोस्तों आपकी जो है चैप्टर वाइज वीडियो सारी की सारी जो है एक चैप्टर से क्लास नंबर 1 से लेकर के दोस्तों जितनी भी आपके चैप्टर हैं सभी की जो है वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। दोस्तों उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यदि आप देखना चाहते हैं तो एक एक करके सभी वीडियो देखिएगा। इनमें से जितने भी प्रश्न आपके एक भी प्रश्न गलत जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, यदि आपने पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देख ली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों डीएलएड या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती अपडेट्स के लिए जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाकी की जो क्लासेस भी हैं वो भी हम यहाँ पे लेते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्रम में दोस्तों सबसे पहला आपका प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु है, यानी दोस्तों भी पूछ रहे हैं कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो आयु दी है इनमें से कौन सी सही है। तो दोस्तों आपको पता है कि बाल विकास यानी सिर्फ अगर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए तो दोस्तों गर्भावस्था से स्टार्ट होकर दोस्तों आपकी किशोरावस्था तक चलता है। तो यानी दोस्तों गर्भावस्था कब से होता है, 0 से दोस्तों किशोरावस्था कब तक होता है, 18 वर्ष तक। यानी दोस्तों देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि जो है 0 से 18 वर्ष, यानी दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाना है। फिर देखिए इसी के क्रम में दूसरा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बुद्धि का विकास लगभग कब पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों बुद्धि का विकास आपका जो है किशोरावस्था तक आते आते आपका बुद्धि का विकास पूरी तरीके से हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है कि देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कई बार कि अगर नवजात शिशु की बात की जाए तो दोस्तों अभी उसकी हड्डियां लचीली हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं दोस्तों। तो अभी हड्डियां जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ी हैं। जैसे ही दोस्तों हड्डियां जुड़ जाती हैं तो जो है जब कड़ियों कठोर हो जाएंगी तो 206 इनकी संख्या हो जाती है। अभी जो है अलग अलग हैं इसलिए इनकी संख्या 217 मानी जाती है। फिर दोस्तों ये जुड़ जाएंगी, फिर इनको एक ही गिना जाएगा ना कि 2। इसी के क्रम में दूसरा प्रश्न है कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो है कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। दोस्तों इसमें आपने दिया है उन्होंने कि प्रेरणा है या ध्यान है या रुचि है या स्मृति है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि सीखने के लिए अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो दोस्तों ये है आपकी प्रेरणा, यानी दोस्तों मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन ही जो है एक ऐसी आपके लिए कारक है जो कि आपको सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर सीखने की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों सीखने की परिभाषा आप जानते हैं सीखना क्या होता है, जब आप अनुभव कर लेते हैं, अनुभव के प्रशिक्षण द्वारा जब अपने व्यवहार में आप कुछ परिवर्तन कर पाते हैं दोस्तों, उसी को क्या अधिगम हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। यानी इसमें दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों आप जो है हमने चैप्टर में बता रखा है, इनकी ट्रिक बता रखी है सभी की। आपको इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आप एक भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने ऐसी कोई ट्रिक बनाई थी इसमें हम लोगों को याद करने के लिए, सरल करने के लिए। दोस्तों ट्रिक आपकी ऐसी थी कि थांडाइक की बिल्ली, पावलाव का कुत्ता, कोहलर के वनमान उस पर कूदा और स्किनर जो है कोहलर का वनमान उस पर कूदा, स्किनर का चूहा भाग गया। कुछ ऐसी ट्रिक है दोस्तों उसमें हमने बता रखी है जो है डिटेल में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर देखिए बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसकी किससे। दोस्तों अगर नैतिक की बात की जाए दोस्तों तो नैतिक किससे संबंधित होता है दोस्तों, चरित्र से संबंधित होता है, इसलिए आपका ये जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों देखिए सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक, ये दोस्तों मनोवैज्ञान तो नहीं हो सकते हैं। बहिर्मुखी है दोस्तों, आप पता है कि यह है व्यक्तित्व है जो आपका दोस्तों व्यक्तित्व का जो
प्रकार बताए हैं 3 जुंग ने, तो दोस्तों उनमें से ही एक आपका जो है बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है, पहला ही आपका सही हो जाता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो दोस्तों जब देखिए हमने दोस्तों जुंग के जो उन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों आपकी जो है चैप्टर वाइज वीडियो में सभी कुछ बताया है। तो दोस्तों वहाँ जाकर आप देखिए। तो दोस्तों अगर इसमें बात की जाए कि आत्म केंद्रित है, तो अगर आत्म केंद्रित है तो दोस्तों उसको हम अंतर्मुखी कहेंगे। अगर आत्म केंद्रित नहीं है, बात करता है, हंसता खेलता है सबके साथ, परिहास करता है, तो दोस्तों वह बहिर्मुखी हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें अगर आत्म केंद्रित है तो आपका कौन सा होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिंतन के साधनों में एक है, तो दोस्तों चिंतन क्या कहलाता है, यानी कि संकेत या रटना या गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसमें आपका गुणों का विश्लेषण हो जाता है। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो दोस्तों आपको पता है अगर बात की जाए कि बालक में अभिप्रेरणा यानी दोस्तों मोटिवेशन उसको कैसे हम उत्पन्न करते हैं, या उद्दीपक के लिए, यानी दोस्तों उद्दीपक क्या होता है कि कोई यहाँ पे कोई वस्तु आपने रख दी है, इसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ से जो संघर्ष करेंगे, यानी दोस्तों आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो क्रिया करते हैं दोस्तों उसको उद्दीपक कहते हैं। परंतु दोस्तों उस क्रिया में उस जो आप जितना आपको रास्ता तय करना है उसमें रुचि होना चाहिए दोस्तों, इसकी आपको आवश्यकता पड़नी चाहिए, तभी तो जो है आप जाके वह मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह आपका ये ऑप्शन है, स्काउट का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या है, तो दोस्तों देखिए वह बालक संवेदनशील होगा, परिहास होगा, यानी दोस्तों वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बालक होगा, और जिज्ञासु यानी हर बात को वह जानने की प्रयास करेगा। कोई नई चीज़ देखेगा तो वह पूछेगा कि यह क्या है, अपने से बड़ों से पूछेगा या शिक्षकों से पूछेगा। अब देखिए संवेग का प्रकार नहीं है दोस्तों, हमने बताया था। अब देखिए मैंने सबके संवेग अलग अलग बताए हैं आपको। देखिए सहसावस्था के संवेग बच्चे में क्या क्या होते हैं, बाल्यावस्था किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन हो जाता है उनके संवेगों में, सब कुछ हमने बता रखा है चैप्टर वीडियो में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रोध है, भय है, ध्यान है, प्रेम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे क्रोध, भय और प्रेम, दोस्तों ये तीनों हैं, परंतु दोस्तों जो एक नहीं है वो आपको दिख रहा होगा, वो है आपका ध्यान। इस प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, तो दोस्तों आक्रामकता का है उद्दुलन, आपका उद्दुलन इसमें सही हो जाता है, इसके कारण ही जो है आक्रामक बालक हो जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अब दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले लिखा है कि शिक्षक को बाल विकास क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक कंडीशन समझ लीजिए हमारी कि इसमें हमने आपके लिए जो छोटे छोटे प्रश्न है इसको हम ऐसे ही बताते चलते हैं, क्योंकि आसान है, एक एक दो दो ही जो है इसके वो पॉइंट्स बताना है, तो जो हम आपको बताते चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपके बड़े प्रश्न हैं, देखिए यह अधिगम की विशेषताएं बताइए, इनकी जो है हम एक एक करके सभी के प्रश्न आपको दिखाते चलेंगे। इसके भी हमने जो है नोट्स तैयार करके रखे हैं कि इनका प्रश्न आपको जो है जितने भी इसके उत्तर हैं सबके हम आपको बताएंगे कि सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। परंतु दोस्तों इसको देखिए ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक ही 2 लाइनें लिखना है। देखिए इसमें है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़ कर मत जाइए। देखिए इसमें है शिक्षक को हाँ दोस्तों 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद 15 और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए बाल विकास का ज्ञान, तो यदि दोस्तों देखिए शिक्षकों को बाल विकास का ज्ञान होगा तो वह बच्चों के बारे में समझ पाएगा कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि शिक्षक को उसकी त्रुटियाँ यानी उसकी गलतियों का पता चलेगा, उसकी गलतियों का किस प्रकार से वह निवारण कर सकता है, और दोस्तों उसका कैसे निवारण कर पाएगा। यह जब तक उसको बाल विकास का ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, वह ना तो बच्चे को पहचान सकता है, ना ही उसकी त्रुटियों को दूर कर सकता है, यानी कि दोस्तों ना ही उसमें सुधार कर सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है कि शिक्षकों को बाल विकास का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों अगर बात की जाए शैशवावस्था की, तो दोस्तों शैशवावस्था में देखिए शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है, या कह सकते हैं मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, और स्वयं की भावना होती है। दोस्तों ये सब दोस्तों नैतिक भावना का अभाव उसमें पाया जाता है। ये सब आपकी जो है इसकी विशेषताएं हैं। दूसरा किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी है स्टैनले हॉल ने। सबसे पहले देखिए स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। इसको दोस्तों किशोरावस्था को ही बताया गया है। और दोस्तों किर्कपैट्रिक ने कहा है कि सबसे कठिन काल जो है किशोरावस्था को कहा है, तो ये किर्कपैट्रिक है। फिर देखिए अगर दोस्तों इसके बाद यदि इसकी परिभाषा की बात करना चाहें तो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, स्थायित्व का समायोजन का भाव, व्यवहार में भिन्नता होती है, काम की भावना का विकास हो जाता है, विषमलिंगी आकर्षण होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास। दोस्तों इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। फिर देखिए समायोजन,
समायोजन है दोस्तों, देखिए अधिगम के बाद यानी सीखने के बाद दोस्तों, सीखने के बाद जब आप प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग या जो भी दोस्तों आप जिस प्रकार से सीखते हैं उसके बाद, सीखने के बाद जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के साथ अब जिस प्रकार का आपको जहाँ पे माहौल मिलता है उस माहौल में आपको अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सीख चुके हैं व्यवहार में परिवर्तन करना। तो दोस्तों उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका तर्क। दोस्तों तर्क क्या है? दोस्तों तर्क अतीत के अनुभवों को इस प्रकार मिलाता है जिससे किसी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि उसका समाधान पिछले समाधानों के प्रयोग के आधार पर नहीं किया जाता है, जिसको दोस्तों हम तर्क कहते हैं, या फिर कह सकते हैं तर्क चिंतन की आगे की स्थिति है। तर्क उसी समय आरंभ होता है जब मस्तिष्क अपरिपक्व यानी कि दोस्तों मस्तिष्क परिपक्व यानी कि वह हम में समझ विकसित हो जाती, तभी दोस्तों हम तर्क कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका प्रश्न कि सामाजिक विकास। तो दोस्तों देखिए समाज में रहने का जो नियम है, सिद्धांत हैं, ढंग हैं, तरीके हैं दोस्तों, समाज में रहने के तौर तरीके सीखना और समाज की जो है लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से चलना ही जो है परिपक्वता आना, हमें मैच्योरिटी आना सामाजिक विकास कहलाता है। दोस्तों व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए दोस्तों व्यक्तित्व की परिभाषा आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व एक क्रियाशील संगठन है जो व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिसे वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में अपूर्व रूप से अपनाता है। दोस्तों आलपोर्ट ने जी जो है इसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से दी है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आने लगता है। तो दोस्तों वह अवस्था होती है जब दोस्तों आपका जो है शारीरिक विकास लगभग पूरा हो चुका होता है, यानी 90% हो चुका होता है, जिसको दोस्तों अपन किशोर अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों फिर है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ चीज़ों को है व्यवहार द्वारा सीखता है एवं कुछ चीज़ों को वातावरण से, इन दोस्तों कुछ चीज़ों को अनुकरण द्वारा सीखता है। सीखने की इसी सतत प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक आपका दूसरा आता है कल्पना। कल्पना क्या है? तो दोस्तों कल्पना के अंतर्गत जिलान है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नवीन रचना करता है अथवा अपनी जानकारी को घटा बढ़ाकर या उसको फिर से संगठित करने या नवीन रूप देता है, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा आता है रुचि के भेद। यानी दोस्तों रुचि के भेद की अगर बात की जाए तो इसमें आप समझ सकते हैं दोस्तों रुचि के भेद में कि देखिए यदि आप 10 बच्चों को लेंगे तो दोस्तों आप 10 से पूछेंगे कि आपको क्या बनना चाहते हो या फिर आपको क्या पसंद है, तो दोस्तों कोई कुछ कहेगा, यानी कोई क्रिकेटर कहेगा तो कोई डॉक्टर कहेगा तो कोई जो है कुछ और बोलेगा। इस प्रकार से दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की रुचि होती है। अब देखिए दोस्तों बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है। और दोस्तों बुद्धि की जो परिभाषा है गाल्टन के अनुसार कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और दोस्तों अगर बुद्धि की जो है प्रकारों की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अनेक प्रकार होते हैं, जो कि दोस्तों हम चैप्टर वाइज वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अमूर्त यानी दोस्तों जो सामने नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो दिख नहीं सकता, उसको दोस्तों अमूर्त कहते हैं। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। दोस्तों शारीरिक विकास के अध्ययन जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब बच्चे यानी कि बालक और बालिका का जन्म होता है उस समय पे दोस्तों जो है बालिका बच्चे जो है बालक से भारी होती है, परंतु कुछ समय बाद बालक बालिका से भारी हो जाता है। तो दोस्तों यह हमें कैसे पता चला? हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करने से और बच्चों के शारीरिक अध्ययन करने से ही तो पता चलता है। इसलिए दोस्तों उनके शारीरिक विकास के लिए शारीरिक अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों बाल्यावस्था आपका जो है जो आपका शैशवावस्था की दूसरी अवस्था है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में यदि हम जानना चाहें तो देखिए शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है में स्थिरता आ जाती है, मानसिक एकता में वृद्धि आ जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना हो जाती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि एवं सामूहिक जो है प्रवृत्ति की प्रबलता हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, आपकी बड़े प्रश्न, यानी कि जी अभी हमने दोस्तों 1-1 नंबर के प्रश्न देखे हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों आपके बड़े नंबर के प्रश्न। देखिए यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न।
लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों हमें देखना है कि अधिगम की विशेषताएं बताइए, और जो है देखिए अब हम आपको उत्तर की तरफ ले जाते हैं। सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, किशोर अवस्था बड़े जो है तनाव संघर्ष तूफान की अवस्था है, इन सबको तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम की विशेषताएं लिखी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम आपको जो है इसका मेन बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं, इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो देख रहे होंगे आप निम्नलिखित विशेषताएं कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, अधिगम होता है। यानी व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। व्यवहार में आप जो सीख की जब व्यवहार में आप परिवर्तन करने लग जाते हैं, यानी करना सीख जाते हैं, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम सार्वभौमिक है, यानी दोस्तों आप कहीं से न कहीं से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी दोस्तों जब आप सीख जाते हैं तो दोस्तों विकास होना स्वाभाविक है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी दोस्तों आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, यानी दोस्तों जब हम सीख जाते हैं, व्यवहार परिवर्तन करना सीख जाते हैं, तो दोस्तों हम समायोजन भी सीख जाते हैं। आपको समझ सकते हैं इस बात को। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी दोस्तों जैसा कि हमने बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ा था, उद्दीपक और उद्देश्य आवश्यकता, दोस्तों इनके लिए जो है अधिगम बहुत ही आवश्यकता होता है। नवीन ज्ञान की खोज के लिए दोस्तों सीखना है, यानी नवीन ज्ञान, यदि आप कुछ चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कुछ पे जो है आपका उद्दीपक है, कुछ लक्ष्य है, उसके प्राप्त करने के लिए आप बहुत कुछ सीखते हैं। फिर अधिगम वातावरण की उपज है, यानी दोस्तों खुद आप वातावरण के द्वारा ही सीखते हैं, कुछ अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, कुछ जो है परिवार फैमिली वालों से सीखते हैं। और देखिए अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी दोस्तों आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, यानी दोस्तों उससे आप बहुत कुछ अनुभव करते हैं। तो यही सब दोस्तों अनुभव करने से अधिगम, यानी जब आप सीख जाते हैं तो सीखने के बाद जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगते हैं, परिवर्तन करना सीख जाते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों अधिगम कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों किन किन विधियों के द्वारा हम सीखते हैं, देखिए तो दोस्तों चलिए उसकी तरफ ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, सीखने की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव द मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो देखिए किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को इस प्रकार से समझा है, जो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, यानी दोस्तों हम करके सीखते हैं। कुछ दोस्तों हम करके सीखते हैं, यानी दोस्तों कोई खिलौना होता है तो बच्चे को खिलौने के बारे में कुछ नहीं पता होता, परंतु दोस्तों उस खिलौना को वह लाता है, उसको खोल लेता है अलग अलग पार्टों में, फिर उसको जोड़ देता है, फिर दोस्तों वह उसको करना, ये मतलब ऐसी जो है क्रिया करने से वह कुछ ना कुछ सीखता है। यानी दोस्तों करके सीखना, यानी जो भी आप करते हैं उसका आप एक्सपेरिमेंट करिए, उससे सीखिए दोस्तों, यह जो है ज्ञान स्थायी होता है। तो दोस्तों देखिए इस विधि के द्वारा विधि में छात्रों के कुछ प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करके सीखते हैं उसे भी जल्दी सीख जाते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं और उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं और उसको जो है करने की योजना बनाते हैं, दोस्तों उससे जो है बच्चे का ज्ञान स्थायी होता है। फिर दूसरा है दोस्तों देखिए अनुकरण के द्वारा सीखना, जैसा कि हमने आप सबसे पहले बताया था लर्निंग बाय इमिटेशन। तो देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा जो है की जाने वाली क्रियाओं को अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं और मनोवैज्ञानिक हैगार्ड महोदय के अनुकरण करने की सीखने के सिद्धांत से भी स्पष्ट होता है कि अधिगम अनुकरण करने के माध्यम से सरल हो जाता है। फिर निरीक्षण करके सीखना, देखिए लर्निंग बाय द ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों बच्चे जिस वस्तु या निरीक्षण करते हैं, माने बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में भी जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, फलस्वरूप उनके मन मस्तिष्क में उसका वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है, जिससे दोस्तों वह कभी नहीं भूलते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका परीक्षण करके सीखना, यानी दोस्तों लर्निंग बाय टेस्टिंग। तो इसके द्वारा सीखते हैं बच्चे, माने इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं। प्राथमिक दृष्टि से देखिए प्रथम दृष्टि से उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो उसको अधिगम स्थायी रूप से जान लेता है, जो है वे जान पाते हैं। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन आदि जो है उसमें लिया जाता है। फिर देखिए दोस्तों सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय द ग्रुप मेथड्स, यानी दोस्तों आपको एकत्रित सभी बच्चों को एक साथ जो है कार्य कराकर भी सिखा सकते हैं। जैसे सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। इस संबंध में ओल्सनिक व
देखिए, यज्ञ सेपाद्य को मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करना उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देता है। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट है आपका, देखिए कि सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, यानी कि दोस्तों कॉन्फ्रेंस व सेमिनार मेथड्स, यानी दोस्तों आप स्कूलों में, विद्यालय में आप सेमिनार का जो है आयोजन कर सकते हैं। उससे भी दोस्तों बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे इस विधि में देखिए किसी विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद या निश्चित समय में करना होता है। इससे प्रकरण द्वारा जिसमें 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 सभी सदस्यों की रुचि होती है, इसके द्वारा लोगों में सामाजिक भावात्मक गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान व सहनशीलता की भावना विकसित होती है। तो दोस्तों आप जो है वेबिनार द्वारा भी समझा सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं सामूहिक कार्यों का। फिर दोस्तों आप योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा भी सिखा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आदि विधियाँ थी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आपकी अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की विरोध की अवस्था है, इसकी विवेचना कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, यह परिभाषा किसने दी है, इसका क्या अर्थ है, थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों, किशोरावस्था तनाव, दबाव या संघर्ष की अवस्था है। उपयुक्त जो है कथन किसका है दोस्तों, स्टैनले हॉल का है। इन्होंने किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था माना है। हम किशोरावस्था को 12 से और 18 वर्ष की आयु तक मानते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था की विशेषताएं, देखिए किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, किशोरावस्था तेजी से विकास का काल माना जाता है और इस अवस्था में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उग जाते हैं। कोल्सनिक के अनुसार इस उम्र में बालक बालिका दोनों को अपने शरीर एवं जो है स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। उन्हें लगता है कि उन्हें साफ सफाई यानी कि अपने आप को अच्छा दिखना उन्हें अच्छा लगता है। बौद्धिक विकास होता है, यानी कि दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। फिर दोस्तों विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, यानी कि दोस्तों इस उम्र में बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की दोस्तों प्रवृत्ति इस अवस्था में जो है किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों और जाल में ना फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। एक दोस्तों इस अवस्था में आते आते वह समझदार जो है अच्छी बातें करने लगते हैं। फिर है दोस्तों कामुकता भी दोस्तों इसकी जो है देखिए किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां विकसित हो जाती हैं। फिर है दोस्तों कल्पनाशीलता, यानी दोस्तों वह जो है इमेजिन करने लगते हैं, कल्पनाशील बन जाते हैं। कि किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न, यानी दिन में भी जो है सपने देखते रहते हैं। प्रवृत्ति की बाहुलता पाई जाती है। किशोरों के मन में कल्पना की अधिकता के कारण कविता, साहित्य एवं कला आदि में लगन उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आप चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 34 की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी बाल व्यवस्था जो है बाल विकास के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों देखेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो सबसे पहले दोस्तों शिक्षक के लिए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह अध्यापकों में छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, व्यवहार अपनाने को सहायता करता है। दूसरा है देखिए अगला है कि जो है शिक्षकों द्वारा प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी शिक्षा के क्षेत्र में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो दोस्तों देखते हैं चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। देखिए दोस्तों मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का उपयोग काफ़ी प्रचलित है और चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। इससे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ या फिर किसी समस्या समाधान के बीच की मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो सही अनुक्रिया या चुनाव करने में मदद करती है। दोस्तों इसी को दोस्तों हम चिंतन कहते हैं। दोस्तों चिंतन को यदि आप समझना चाहें तो इसकी परिभाषा है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, केवल व्यवहार के माध्यम से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए इसे एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। और कागन और हेमन के अनुसार प्रतिमाओं और प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों व अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ या तोड़ को चिंतन कहा जाता है। फिर दोस्तों कह सकते हैं
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, यदि समस्या समाधान की जो प्रक्रिया, यानी तो कोई समस्या समाधान करनी है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं। और जो है चिंतन की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब मनुष्य के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका उसको समाधान करना होता है। तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं, हम खुद आप खुद जानते हैं कि चिंतन करते हैं। समस्या का आशय है ऐसी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य को स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाई देता है। या फिर उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्कूलों की प्रभाव शिक्षण के बावजूद बच्चों की सीखने का स्तर कम होने के बाद प्रशिक्षक ने सोचना शुरू किया। यानी कहने का मतलब है कि वो सिखा रहे हैं परंतु बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो वह चिंतन करना प्रारंभ कर देते कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे कक्षाओं के अवलोकन के दौरान पता चलता है कि शिक्षक कुछ बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसी कारण कि कुछ बच्चों का सीखना तो हो रहा है मगर काफ़ी बच्चे सीखने में के मामले में छूट भी रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वह क्या करेगा, चिंतन करेगा। तो दोस्तों चिंतन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों को लिखिए, यानी पक्षों के नाम लिखिए। मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष। और दोस्तों बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के मापन में कौन कौन सी विधियां हैं। और दोस्तों यही प्रश्न बचे हैं, बाकी हम आपकी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष। देखेंगे दोस्तों मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष, यानी दोस्तों सबसे पहले है संवेदनशील, यानी संवेदना। तो दोस्तों संवेदना है मानसिक विकास का दोस्तों पक्षों के अंतर्गत। दूसरा है आपका निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन। फिर दोस्तों है देखिए, अगर मानसिक विकास की बात की जाए तो संवेदन, यानी संवेदनशील आप बनेंगे तो कैसे, मन से, यानी आपके माइंड से तो होगा, मस्तिष्क से ही तो होगा। यदि आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो कब किससे होगा दोस्तों, मस्तिष्क से होगा। यदि आप स्मरण करना चाहते हैं, कि याद करना चाहते हैं, रिमेम्बरिंग, यह भी दोस्तों आपके मस्तिष्क से संबंधित है, यानी दोस्तों मानसिक विकास के पक्ष के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों देखिए, आप यदि कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं तो भी आपका जो है मानसिक यानी मेंटल से संबंधित है। फिर दोस्तों चिंतन, यानी कुछ सोचते हैं तो भी दोस्तों आपका जो है मानसिक विकास का पक्ष शामिल होता है। निर्णय लेते हैं या बुद्धि, कोई भी आप बुद्धि या निर्णय लेते हैं तो कहाँ से, बुद्धि से लेते हैं। बुद्धि यानी दोस्तों जितने भी आपके मानसिक विकास के संबंधित हैं वही सो दोस्तों इसके मानसिक विकास के आपके पक्ष माने जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण है, जैसे ध्यान है, तर्क है, सीखना है। यानी दोस्तों तर्क, यानी आप सीखने के बाद जब आप व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जब आप उसको सीख लेते हैं तभी आप तर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जब सीखने के बाद तर्क करते हैं वो किसके द्वारा होता है, मानसिक विकास के कारण। फिर है दोस्तों सीखना, फिर है भाषा, लैंग्वेज, ये सब दोस्तों किसके कारण होता है, मानसिक विकास के पक्ष माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम आगे। फिर है दोस्तों बुद्धि। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो बुद्धि को पहले ही बता चुके हैं। बुद्धि एक सामान्य युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे ही वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने या व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों विभिन्न जो है विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है कि बुद्धि पहचानने या सीखने की शक्ति है, या फिर कह सकते हैं बंकिंघम है जो उन्होंने बताया कि सीखने की शक्ति बुद्धि है। ये दोस्तों वंशानुक्रम के नियम है, सिद्धांत है, ये सब दोस्तों चैप्टर वाइज वीडियो में बता चुके हैं, इसको वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी का दोस्तों सोल्यूशन हमने बता दिया है। यानी दोस्तों अब देखिए, अब हम दोस्तों आपका 2022 का होने के बाद बाकी के जितने भी हो सकते हैं हम अपलोड कर देंगे, परंतु दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बाकी की जो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है उसको आप वीडियो को देखिए, तो आपको दोस्तों सभी कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो भी हम जो है डाली हैं बहुत सारी, वो जाके आप देख सकते हैं, DLED फर्स्ट सेमेस्टर करके आप, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।